दोस्तों आज हम बात करेंगे i5 7 जनरेशन के साथ में GTX 1650 के साथ में पीसी बिल्ड क्या बजट होने वाला है, समझेंगे हम लोग पूरी कहानी, जानेंगे कि अगर ये पीसी बिल्ड करते हैं आज के रेट में 2026 में तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि ये भी ओल्ड जनरेशन ही है, 7th जनरेशन है, कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली, समझने के लिए साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों समझते हैं वन बाय वन करके कि क्या क्या कंपोनेंट हम लोग इसके अंदर लगा रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उसको भी हम लोग जाकर के देखेंगे। पहले प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करें तो i5 का 7 जनरेशन 7500 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ में आता है। ओल्ड है, 4 कोर 4 थ्रेड्स से है, इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसका लिमिटेशंस रहता है। कितना हम लोग देखेंगे इसकी पेयरिंग क्या कमाल कर रहा है या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। प्राइस की बात करें तो i5 7 जनरेशन जो है करीब 3 से लेकर के 4000 रुपए के अंदर आता है, कई बार 2500 रुपए के आसपास में भी मिल जाता है। हमने लिंक दे रखा है, एक बार देखेंगे, क्योंकि ये सब प्राइस जो है ये यूज्ड प्राइस होते हैं, ये कभी फिक्स नहीं होते, ये ऊपर नीचे हमेशा बनते रहते हैं। ये आपको जाकर के डिस्क्रिप्शन में देखना होगा। बाकी हमने लिंक दे रखा है, यहाँ पर कहीं भी प्रोडक्ट दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी होगा, और प्रॉपर लिंक देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमने प्रॉपर लिंक दे रखा है। इसको जिस मदरबोर्ड पर हम लोग जो है लगाने वाले हैं वो है EVM की तरफ से आने वाला H110 मदरबोर्ड। इसका फुल रिव्यू हमने दे रखा है, जाकर के आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है, 3000 से 3500 रुपए में आता है। बाकी प्राइस बढ़ा हुआ है, एक बार जरूर चेक करेंगे कि क्या प्राइस चल रहा है। डायरेक्टली M.2 NVMe SSD के ऊपर लगती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। बाकी SSD की बात करें तो इस पे हम लोग लगा रहे 256 GB कंसिस्टेंट का। प्राइस की बात करें तो बेसिक प्राइस इसका जो है 1500 से 1800 रुपए होता है, लेकिन इस वक्त प्राइस सभी SSDs का बढ़ा हुआ है, रैम का बढ़ा हुआ है। इस वक्त इसको देखेंगे तो 3500 रुपए में आएगा, 3000 रुपए के आसपास में आएगा। तो प्राइस अभी बढ़ा हुआ है, कम से कम आपको 256 GB लगाना ही चाहिए, तभी जाकर के बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि सी में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। ये SSD हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। और रैम की बात करें तो 16 GB हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। वैसे 8 GB ही आप लगाएं स्टार्टिंग में, क्योंकि बजट थोड़ा सा टाइट है, लेकिन काफी लोग कहते हैं कि 16 GB के साथ में आपको चेक करना चाहिए था, तो 16 GB हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके अंदर 8 GB की 2 स्टिक यूज कर रहे हैं। और एक स्टिक की बात करें तो इसका जो Corsair Vengeance का LPX है, ये बेसिक प्राइस इसका करीब 8 GB का 1800 से 2000 होता है, लेकिन इस वक्त देखेंगे तो इसका प्राइस 3,500 से 4000 रुपए हो रखा है। सारी रैम की प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो रखी हैं, तो इसीलिए क्या प्राइस है, एक्चुअल प्राइस क्या इस वक्त का है, आप लिंक जरूर देखें, वहां पर जाएंगे तो एक्चुअल प्राइस नजर आएगा। और भी कई सारा हमने लिंक दे रखा, अगर ये महंगा होगा और एक्चुअली में ये महंगा है तो और भी कई सारा हमने लिंक दे रखा है, उससे आप काम चलाइए, सस्ता लीजिए, बाद में जब जो है नॉर्मल होगा उस वक्त आप अपग्रेड कर लेंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज रखें ताकि सही तरीके से परफॉर्मेंस आए। वैसे 2666 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ये मैक्सिमम 2666 मेगाहर्ट्ज को ही एक्सेप्ट करता है, लेकिन 3200 मेगाहर्ट्ज लेते हैं तो फ्यूचर के लिए सही रहेगा। ये हो गया। उसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से आने वाला GeForce GTX 1650, जिसके न्यू की प्राइस की बात करें तो 12 से 13,000 में मिलता रहा है। नया यूज्ड में 10,000 से नीचे मिलना चाहिए। नया है, अच्छा है, लेकिन इसका एक ही कौन सा है, एक ही अच्छा नहीं है, जो कि 4 GB VRAM के साथ में ये आता है। बाकी GDDR6 के साथ में ये आता है, DirectX 12 का सपोर्ट मिलता है, इसीलिए मिला जुला कर जितने भी न्यू वर्क है उसके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। बाकी पावर सप्लाई की बात करें तो इसके अंदर 500 वाट की एक बेसिक पावर सप्लाई हम लोग यूज कर रहे हैं, वैल्यू सीरीज की एंटी स्पोर्ट की, जिसका प्राइस करीब 2200 रुपए के आसपास होता है। 500 वाट की और कोई पावर सप्लाई यूज करते हैं, जेब्रोनिक्स हो गया या फिर और एंट वैल्यू वगैरह का हो गया, तो करीब 1000-1200 में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बजट हमारा कम है, इसीलिए आप जो है एक बेसिक पावर सप्लाई को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रहेगा। लेकिन अगर आप एक स्टेबल जो है आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो एक अच्छा पावर सप्लाई जरूर होना चाहिए। 80+ ब्राउन्ज लेते हैं, कम से कम 550 वाट, तो काफी अच्छा होगा, जो कि 3 से 3500 में मिल जाएगा। बाकी अगर हम कैबिनेट की बात करें तो ये 1000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक है, मैंने लिंक दे रखा है, जो आपको पसंद आता है उस पर जो है आप अपने पीसी बिल्ड कर सकते हैं। बाकी इन सभी का टोटल कर लें, सभी का मैंने प्राइस लगभग बताया है, लिंक पर जाकर के करंट प्राइस देखें, उसके बाद जाकर के आप प्राइस जो है कैलकुलेट करें, निकल करके आ जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस कैसा निकलेगा, आइए हम लोग चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं परफॉर्मेंस इसका कैसा है। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर, आइए देखते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी की क्या कंडीशन है। पहले स्पेसिफिकेशन देखते हैं। i5 7500 प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। यहाँ पर ग्राफिक की बात करें तो NVIDIA GeForce GTX 1650 लगा हुआ है। सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। तो इस पे हम लोगों ने एक साथ में जो है CorelDRAW की एक हैवी फाइल, CorelDRAW 2021 है हमारे पास, एक हैवी फाइल ओपन किया। फोटोशॉप भी 2021 है, एक हैवी फाइल ओपन किया। साथ में प्रीमियर प्रो को हम लोगों ने एक हैवी फाइल ओपन किया, उस पर एडिट करने की कोशिश किया। ऑनलाइन भी हम लोगों ने चेक किया, साथ में 4K वीडियोस वगैरह को प्ले किया, कई सारे टैब को ओपन किए। यहाँ पर थोड़ा सा जो है मल्टीटास्किंग में थोड़ा सा दबेगा। रीजन उसका ये है कि 4 कोर 4 थ्रेड्स है, 4 कोर 8 थ्रेड्स अगर होता है, अगर ऐसा कोई प्रोसेसर बाय करते हैं जिसकी 8 जनरेशन हो गया, तो उसके अंदर 4 कोर 8 थ्रेड्स मिलता है, तो वहां पर मल्टीटास्किंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा दबेगा, अगर बहुत ही ज्यादा टैब वगैरह खोलते हैं तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर दबने का चांसेस है। बाकी जो है फिर भी इसके साथ में जो भी हम लोगों ने सारे सॉफ्टवेयर ओपन किया, इस सब में CorelDRAW को जब हम लोगों ने बहुत सारे फीचर को ट्राई किया, काफी घंटों तक हम लोगों ने इसको टेस्टिंग में लिया हुआ है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम CorelDRAW के अंदर नहीं आई, फोटोशॉप के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं आई। इन दोनों
दोनों से ये पता लगता है कि आप दोनों को मिला करके ग्राफिक डिजाइनिंग एक ठीक ठाक कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर एल्बम डिजाइन आप अच्छा खासा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन वर्क भी करना है साथ में, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में प्रीमियर प्रो में अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने एडिट करने की कोशिश किया, कई सारी, कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि 4 कोर 4 थ्रेड से 7th जनरेशन का है, तो मिला जुला करके आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल ही जाता है। बहुत ही हाई एंड तो नहीं, लेकिन हाँ बेसिक लेवल से यूट्यूब वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड के साथ में और इस प्रोसेसर के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ रेंडर में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड है वो थोड़ा सा पुराना है, 1650 है, वो भी 4GB के साथ में है, तो रेंडर में थोड़ा फर्क पड़ेगा, टाइम ज्यादा देना होगा। जैसे कि 12 से 13 मिनट की वीडियो है और ये रेंडर में जो है ये आपका ले लिया करीब 11 से 12 मिनट के आसपास रेंडर में लिया है। यहीं पर अगर आप कोई 8GB 6GB का अगर कोई लगाते हैं, थोड़ा सा अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं, जैसे 1660 सुपर वगैरह हो गया, यूज्ड में लेते हैं तो भी 10-11 हजार में आ जाता है, तो उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है, वो 3 से 4 मिनट के अंदर रेंडर कर देता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेगा, तो रेंडर में थोड़ा सा टाइम लिया। तो ये तो सारी रही प्रोडक्टिविटी में कोई शिकायत नहीं, आप बिल्कुल भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन गेमिंग में क्या रहने वाला है देते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं कि गेमिंग में क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। तो देखो यार, मैंने इस पीसी को पूरा टेस्ट किया और मैं अभी तक कंफ्यूजन में हो रहा हूँ कि इस पीसी का रिव्यू क्या दिया जाए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में जो पीसी है ना भाई बहुत ही ज्यादा मस्त परफॉर्म किया है, बट गेमिंग में मैं इसको 1% भी रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा। वो क्यों, चलो मैं बताता हूँ। तो गेम टेस्ट करने के लिए हमने सबसे पहले चालू कर दी थी GTA 5 इनहैंस वर्जन, और इनहैंस वर्जन पहले से थोड़ी सी हाई गेम है, आप लोगों को पता ही होगा, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ वैसे भी। और अगर बातचीत की जाए सेटिंग्स की, सेटिंग मैंने मिनिमम पर रख रखी थी, DLSS ऑन द परफॉर्मेंस पर था, और जैसे मैं थोड़ी सी भी हाई सेटिंग कर रहा था, मुझे हमारा बार होता है ना ग्रीन कलर का, वो रेड हो जा रहा था तुरंत, जिसकी वजह से कोई भी सेटिंग्स अप्लाई नहीं होती, और उसी वजह से मेरे को मिनिमम सेटिंग पर ही इसको खेलना पड़ा। तो इन सेटिंग्स को डन रखते हुए मैंने जब गेम खेला तो FPS जो थे वो बहुत ही ज्यादा घटिया आ रहे थे। GTX 1650 के अकॉर्डिंग में ये चीज बता रहा हूँ, GTA 5 इनहैंस को आराम से चला सकता है, बट i5 7th जनरेशन के साथ में इतने अजीब FPS मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थे। बट फिर भी अगर GPU यूसेज की बातचीत की तो 100% हमारा GPU यूज था, और GPU टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री सेल्सियस था, और CPU यूसेज भी हमारा अच्छा खासा था, 60% के आसपास ही था, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि GPU और CPU दोनों ही अच्छी खासी पावर लगा रखे हैं, तो हमारे जो FPS है वो अच्छे खासे निकल के आने चाहिए थे, बट नहीं आए। और CPU टेम्परेचर की बातचीत करें तो 35 से 40 डिग्री के आसपास में ही वेरिएशन करा था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो सब तो चलता रहता है। बाकी रैम यूसेज हमारा 10GB था, जो कि सही है भाई, रैम यूसेज भी हमारा अच्छा खासा हो रहा है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, शायद मुझसे कोई सेटिंग में डिस्टर्ब हुई हो। बेसिक में हमारा ऑफ ही था, बट आई डोंट नो ये चीज क्यों हो रही थी, बट क्या करें मुझे समझ में नहीं आया। तो इस गेम में तो मैं कंफ्यूज रह गया पूरा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने नेक्स्ट गेम चालू कर दी थी, द फाइनल्स। और अगर इस गेम की सेटिंग्स की बातचीत करें तो इस गेम की सेटिंग्स भी मैंने मीडियम पर ही रख रखी थी, DLSS परफॉर्मेंस पर रख रखा था मैंने, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों के सामने ही है, मीडियम पर सारी सेटिंग्स है, और इसमें भी GPU यूसेज हमारा 95% के आसपास है, और GPU टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, CPU यूसेज हमारा 100% है, और CPU टेम्परेचर हमारा 45 डिग्री सेल्सियस है, और रैम यूसेज हमारा 13GB के आसपास यूज हो रहा है, जो कि सही है बिल्कुल। और FPS मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, थोड़े बहुत ज्यादा वेरिएशन चल रहे थे तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन हाँ मैं अगर वैसे बताना चाहूँ अपने एक्सपीरियंस से तो गेम प्ले बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था, बहुत ही ज्यादा फ्रेम ड्रॉप हुए थे, बहुत ही ज्यादा। गेम एक बार वो जो होता है ना, मतलब जिसे लैग होना कहते हैं भाई, पूरा गेम रुक जा रही थी बीच में, फिर थोड़ी देर में चल रही थी, तो वो वाली चीज मैंने फेस करी है इस पीसी के अंदर। तो उसकी वजह से मैं इस पीसी को रिकमेंड तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा गेम्स के लिए। और इसके बाद हमने चालू करी थी फ्री फायर, और फ्री फायर सिर्फ हमारा CPU यूज करती है, तो फिर भी मैंने सोचा i5 का 7th जनरेशन है, क्या पता फ्री फायर चल जाए इसके अंदर। तो मैंने फ्री फायर ऑन करने के बाद सेटिंग मैंने कर दी थी स्टैंडर्ड पर, और स्टैंडर्ड पर जब मैंने एक फुल मैप मैच चालू किया तब उसमें भी हमारी जो मतलब फ्री फायर थी ना वो बिल्कुल भी सही परफॉर्म नहीं कर रही थी, बहुत ही ज्यादा लैग देखने के लिए मिल रहा था, मतलब मैं स्क्रीन थोड़ी सी घुमा रही है पूरी घूम जा रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब सही था। तो अगर मैं उस हिसाब से बताऊं GPU इंटेंसिव गेम है तो वो तो बिल्कुल नहीं चली, जो CPU इंटेंसिव है वो भी बिल्कुल नहीं चली। तो एक क्वेश्चन आता है कि ये पीसी गेमिंग के लिए सही रहेगा, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। प्रोडक्टिविटी में जहाँ हमने चेक किया था प्रोडक्टिविटी में बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं हुई, मतलब हाँ थोड़ा सा रेंडर टाइम हमारा ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी उतनी दिक्कत तो नहीं है जितनी हमारी गेमिंग में आई है, क्योंकि 30 FPS और बार इतना ज्यादा लैग करना तो वो चीज तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस इन्हीं सब चीजों की वजह से मैंने और गेम को टेस्ट नहीं किया, क्योंकि क्या टेस्ट कर रहा हूँ यार, समझ जाओ है ना, ठीक है। मतलब उसी वजह से जो लैग था सटर था ना, उस सब चीजों की वजह से भाई नेक्स्ट गेम ऑन करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था। हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू कर रहा था, वो चालू हो ही नहीं रही थी, वो जो शेडर कंपाइलिंग होता है ना भाई, उसी पर 2-3 घंटे तक कट की रह गई, और वैसे भी हमारे काउंटर स्ट्राइक तो अपडेट पर थी, तो वो भी चलाने का क्या ही फायदा रहता, उसमें भी तो हमारे FPS ड्रॉप ही होते। जब फ्री फायर नहीं चली तो काउंटर स्ट्राइक को तो क्या ही सोच रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल मना है इस पीसी के लिए, गेमिंग के लिए अगर बिल्ड कर रहे हो तो। बाकी प्रोडक्टिविटी में तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्ड करना है नहीं करना। तो इस गेम टेस्ट को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था i5 का 7th जनरेशन के साथ GTX 1650 का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। कंक्लूजन की बात करें तो प्रोडक्टिविटी के लिए जितना भी सारा हम लोगों ने टेस्टिंग में लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो एडिटिंग करना है, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करना है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह के लिए आराम से कर सकते हैं। बड़े इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो वहां पर दिक्कत करेगा, लंबी वीडियो करते हैं तो भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 4GB के साथ में आता है, रेंडर में थोड़ा टाइम देना होगा। बाकी जो है एल्बम वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करना चाहते हो, सारा का सारा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी चीजें गेमिंग में थोड़ा सा यहाँ पर लिमिटेशंस देखने को मिला, क्योंकि आपको पता है कई
सारी वीडियोस में भी मैं बोल चुका हूं कि हर प्रोसेसर के साथ में हर जीपीयू का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर इस जीपीयू के साथ में इस प्रोसेसर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो है गेमिंग में वो परफॉर्मेंस निकल करके नहीं आई है। इसी सेटअप पर आप चाहें तो i5 का 8th जनरेशन आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।